गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विद अपनीश में। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला वीडियो जो हिंदी को लेकर था, चैनल हमने इंट्रोडक्शन से देखा था उसमें कि हिंदी क्या है, हिंदी शब्द के बारे में जानकारी ली थी, भाषा क्या है और व्याकरण क्या है। वो जनरली वीडियो अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जितने भी वीडियो हैं एक दूसरे से लिंक रहेंगे। जब आप पहला वीडियो पढ़े रहेंगे, देखे रहेंगे, तो दूसरा आसानी से समझ में आ जाएगा। शुरुआत करते हैं। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला की बात करें तो हिंदी वर्णमाला जो है दो भागों में उसको बांट सकते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब स्वर की बात करें, स्वतंत्र ध्वनियाँ। स्वर क्या होती हैं? स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं और व्यंजन है वो स्वतंत्र नहीं है। व्यंजन कैसे हैं? स्वतंत्र नहीं है। व्यंजन जो है स्वतंत्र नहीं है। अब ये स्वतंत्र नहीं है, इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है, देखो, स्वर हैं, जैसे स्वर आ, स्वर आ है, तो आ को बोलने के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन व्यंजन में जैसे ही बात करें का, तो का जो है उसमें का प्लस आ, यानी का के साथ आ का उच्चारण होता है। बचपन में हमने पढ़ी हैं, 12 खड़ियाँ पढ़ी हैं, कक्का किक्की करके। वो सारी चीज़ें जब हमने पढ़ी हैं तो हमने देखा है उन सब व्यंजनों में क्या होते हैं, स्वर जरूर शामिल होते हैं। स्वर जरूर शामिल होते हैं। यानी व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जो किसकी सहायता से बोली जाएंगी? स्वर की सहायता से बोली जाएंगी। स्वर की सहायता से बोली जाएंगी, इसका मतलब स्वतंत्र नहीं है। बात कर लेते हैं कि स्वरों की संख्या की बात कर लेते हैं। तो मूल स्वर हिंदी में कितने होते हैं? 11 होते हैं। और व्यंजन जो है मूल रूप से कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो आपको याद रखना है स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं। कुल मिला के अगर मूल वर्णों की बात करें तो दोनों को ऐड कर दें तो मूल वर्ण कितने हो जाएंगे? 44 हो जाएंगे। मूल स्वर 11, मूल व्यंजन 33, मूल स्वर 44। तो ये आपके दिमाग में आ जानी चाहिए ये सारी चीज़ें। चलें नेक्स्ट चलते हैं। देखो, सफलता की खास बात क्या है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। मेहनत करने वालों पर क्या हो जाती है? फिदा हो जाती है। इसलिए क्या करना है हमें? सफलता को अपने ऊपर फिदा करना है। और सफलता को अपने ऊपर फिदा करने के लिए क्या करनी पड़ेगी? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चले देखते हैं अगला, स्वर का डिवीजन। ये स्वर का डिवीजन है। स्वर को हम कई प्रकार से बांट सकते हैं। स्वर को कई प्रकार से बांटा जा सकता है। मात्रा के आधार पर, मात्रा यानी काल या समय की बात करते हैं। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, यानी जीव का कौन सा भाग, जीव का कौन सा भाग, आगे का, बीच का या पीछे का, जीव का कौन सा भाग क्या है? सक्रिय है। उसके आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर, जाति के आधार पर, ओंठों की स्थिति के आधार यानी ओष्ठाकृति के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, और वायु का नाक व मुख से एक साथ निकलने के आधार पर। ये स्वर के डिवीजन है। इनको एक एक करके पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो के साथ इनको याद भी कर लें। वो कैसे याद करना है उसका तरीका हम आपको बताएंगे। वीडियो के साथ बने रहें और देखते रहें। चलें शुरुआत करते हैं। पहला डिवीजन, मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। लघु, छोटा, एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर या अखंडित स्वर भी कहा जाता है। तो इनकी संख्या जो है वो कितनी है? इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या 4 है। याद रखना है। लघु स्वर, देखो लघु यहाँ सारे विलोम हैं, छोटा, बड़ा, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, मूल स्वर, संधि स्वर, अखंडित स्वर, खंडित स्वर। तो समझ में आ गया। और ये स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। आ, ई, उ, ऋ। ये जो है 4 कैसे स्वर हैं? हृस्व स्वर हैं। इन्हें हृस्व स्वर भी कहा जाता है। और ये सब क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। इन्हीं को संधि स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि स्वर। कई बार पूछ लिया जाता है कि संधि स्वर क्या है। अब देखो, इन्हें संधि स्वर क्यों कहते हैं। संधि स्वर की अगर बात करें, जैसे आ है, जब दीर्घ संधि हम पढ़ेंगे तो आ प्लस आ मिलके क्या बन गया? बड़ा आ बन गया। तो ये संधि स्वर हो गया। इसी प्रकार आ प्लस ई मिलके क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और आ प्लस उ मिलके क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। यानी इन दो स्वरों के मेल से किनका? इनका निर्माण हो रहा है। इनका
निर्माण हो रहा है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। मीन है प्लुत स्वर की बात करें तो प्लुत स्वर जो है ये दीर्घ स्वर हैं, ये सारे जो हैं प्लुत स्वर होते हैं। और हिर्ष का ये आ, हिर्ष का आ जो है वो अगर इसमें शामिल कर लें तो वो प्लुत स्वर में आ जाता है। अब प्लुत स्वर का क्या मतलब होता है, इन्हें 3 मात्रा का समय लगता है, यानी 3 सेकंड का भी समय लगता है प्लुत। जैसे किसी को कोई दूर निकल हमसे थोड़ी दूरी पर है, उसको बुलाना है तो क्या करेंगे, उसको तेजी से बुलाएंगे, भैया भैया भैया, ऐसे बुला दिया भाई भैया, तो ये लंबा खींच दिया। जब लास्ट वाले स्वर को हम लंबा खींच, यहाँ क्या था, बड़ा आ था, बड़ा आ था, इसको तेजी से बोल दिया, तो ये लंबा जब खींचते हैं तो वो प्लुत स्वर का रूप धारण करता है। और प्लुत स्वर को ऐसे इस अक्षर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, इस चिन्ह से डिनोट करते हैं। तो प्लुत स्वर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर जो है स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। अब देखो अग्रभाग में ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ऋ। मध्य भाग में आ, कौन सा अकेला है, आ अकेला है। और पश्च भाग में आ, उ, ओ, औ, ये हो गए। अब इनको याद कैसे करना, समस्या ये आ जाती है कि इसको याद कैसे करें। देखो याद रखना है आपको किसको, मध्य को याद रखना है। मध्य को याद रखना है यानी मध्य में क्या आएगा, छोटा आ अकेला आएगा, मध्य में छोटा आ आएगा। और पश्च को याद रखना, पश्च को कैसे याद रख सकते हैं, आओ उल्लू, आओ उल्लू, पीछे पीछे, पीछे पीछे, आओ उल्लू पीछे पीछे। आ से ये बड़ा आ गया, ओ से ओ और औ दोनों आ गए, और ऊ से ऊ आ गया, यानी आओ उल्लू पीछे पीछे। तो ये याद हो गए। अब आपको देखो 2 याद हो गए। इसको कैसे याद किया, आओ उल्लू पीछे पीछे, इसको मध्य में हिर्स आ अकेला। अब ये जब याद हो जाएंगे पश्च स्वर, पीछे पीछे से पश्च स्वर, तो बच्चे जो होंगे वो किस में चले जाएंगे, अग्र स्वर में चले जाएंगे। तो उम्मीद है जीव की क्रियाशीलता। अब जीव की क्रियाशीलता की मतलब क्या है, जैसे ये जीव है, ठीक है, जीव है तो जीव का अग्रभाग और मध्य भाग और ये पश्च भाग, ये कौन सा भाग है, अग्र, मध्य और ये पश्च भाग। अब इसमें कौन सा भाग क्रियाशील है, यानी कौन सा भाग जो है ज़्यादा क्रिया कर रहा है। तो जब अग्रभाग क्रिया करे तो अग्र स्वर। देखो यहाँ जो पीछे वाला भाग है इससे क्या होगा, आओ उल्लू पीछे पीछे, और मध्य में क्या चला जाएगा, छोटा आ चला जाएगा, यहाँ क्या चला जाएगा, छोटा आ चला जाएगा। तो ये आपको याद हो जाएगा जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। चलें अगले डिवीजन की तरफ चलते हैं। तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर जो है स्वर को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, स्वर को 4 भागों, समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। देखो विवृत का मतलब क्या होता है, खुला, विवृत का मतलब खुला। तो इसको कैसे याद रखेंगे, पहले तो आपको विवृत में याद रखना है कि खुला, खुला है क्या, यानी सबसे ज़्यादा मुंह किसमें खुलता है। तो बड़ा आ बोल के देखिए आप, आ, तो जैसे ही बड़ा आ बोलेंगे तो मुंह पूरा खुल जाता है। तो विवृत में अकेला याद क्या रखना है कि आपका बड़ा आ, बड़ा आ। अब देखो अब ये आपको याद हो गया, बड़ा आ याद हो गया। अब यहाँ ये ट्रिक आपको काम करनी, ट्रिक कौन सी काम करेगी, ये हो गया सबसे खुला यानी बड़ा आ। अब हम आपको यहाँ याद करने का तरीका बताते हैं, ए, ओ, ऐ, औ, ये 4 हैं, ये 4 हैं। ये 4 में हम एक कल्पना करते हैं कि ये भाई हैं, चारों भाई हैं। ये चारों भाई हैं जो वो ए ओ ये छोटे भाई हैं, ऐ औ ये बड़े भाई हैं, यानी ये छोटा ये बड़ा, ओ औ, तो ये छोटा ये बड़ा, ये कैसे भाई हैं, छोटे भाई हैं। ये दोनों छोटे भाई, ये दोनों बड़े भाई हैं। याद हो गया होगा छोटे और बड़े भाई से। अब देखो सोचते हैं हम, ये जो मकान है, एक मकान है, मकान का जो है आगे का भाग जो खुला होता है, आगे जगह ज़्यादा होती है, तो जो खुला होता है, तो भाइयों ने कहा, बड़े भाइयों ने कहा कि हम जो है बाहर वाला हिस्सा लेंगे,
क्योंकि हम खुले में रहेंगे। हम कैसे रहेंगे? खुले में रहेंगे। और अंदर जो है, जो बंद हिस्सा है, उसमें तुम दोनों जो छोटे हो, यानी ए और ओ जो छोटे हो, वो उसमें रहेंगे। बस यहाँ याद रखने वाली बात क्या है, आपको समृत और विवृत का मतलब पता होना चाहिए। विवृत मतलब खुला, समृत मतलब बंद। तो अर्ध समृत की बात हो रही, किसमें बात हो रही? अभी हम अर्ध समृत और अर्ध विवृत की बात कर रहे हैं। याद करने के लिए किसकी बात कर रहे हैं? अर्ध समृत और अर्ध विवृत। अर्ध समृत और अर्ध विवृत। अर्ध समृत और अर्ध विवृत। देखो यहाँ समृत, समृत मतलब बंद, तो यहाँ कौन रहेंगे? छोटे भाई, यानी ए और ओ किस में चले गए? अर्ध समृत में। अर्ध विवृत, विवृत मतलब खुला, खुले की बात कर रहे हैं, तो खुले में कौन रहेंगे? बड़े भाई ए, आई और औ, ये हो गए अर्ध विवृत में। अर्ध विवृत में हो गए। और देखो यहाँ जब बड़ा आ खुले में है तो छोटा आ भी क्या होगा? खुले में होगा, क्योंकि वहाँ वो अकेला है तो अर्ध विवृत में चला जाएगा। तो उम्मीद है अब आपको याद हो गए होंगे। देखो फिर से देख लेते हैं एक बार। विवृत में अकेला याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? बड़ा आ। और 4 भाई हैं, ये छोटे भाई, ये बड़े भाई। छोटे भाई कहाँ रहेंगे? बंद में, यानी अर्ध समृत में। बड़े भाई कहाँ रहेंगे? खुले में, यानी अर्ध विवृत में, आधे खुले में। और आ यहाँ है तो यहाँ आ ही रहे। बाकी जो बचेंगे वो सब किस में चले जाएंगे? एकदम बंद वाले कमरे में चले जाएंगे। एकदम बंद वाले कमरे में चले जाएंगे। तो ये इस हिसाब से आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगला देख लेते हैं जाति के आधार पर। अब जाति के आधार पर जो है 2 भागों में बांटा गया है, सवर्ण, सवर्ण, असवर्ण, सजातीय, विजातीय। अब कौन सजाती है, कौन विजाती है? अब देखो आ और आ मिलके क्या बना? बड़ा आ मिला। तो ये जो है दीर्घ संधि में पढ़ेंगे, एक ही जाति के हो गए। ई और ई मिलके, ई और छोटी ई और ई। देखो फिर से देख लेते हैं, आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, एक ही जाति के मिलके। ई प्लस ई मिलके बड़ी, एक ही जाति के। ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, एक ही जाति के। यानी आ ई ऊ ये क्या हो गए? सजाती हो गए। अब देख लेते हैं विजाति। विजाति का मतलब क्या है? आ और ई मिला तो ए बन गया, और आ और ऊ मिला तो क्या बन गया? ओ बन गया। आ ई आ ओ, तो ये कैसे हो गए? विजाती हो गए। तो उम्मीद है आपको ये याद हो गए होंगे। अब देख लेते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर, यानी ओंठों का आकार कैसा बनता है? तो ओंठों का आकार गोल, ओंठों का आकार गोल बनता है, यानी वृत्ताकार स्वर। किसकी बात हो रही? वृत्ताकार स्वर। इनको आप बोलकर भी याद कर सकते हैं। इनको क्या कर सकते हैं? बोलकर भी याद कर सकते हैं। जैसे ऊ, ऊ, ओ और आओ। ओ आओ, ये किस में चले गए? वृत्ताकार। बाकी जो बचेंगे वो अवृत्ता में चले जाएंगे। यानी आपको केवल वृत्ताकार याद करने की ज़रूरत है। यहाँ किसको याद करने की ज़रूरत है? वृत्ताकार। अब वृत्ताकार याद कर लीजिए आप, बाकी सब आपके हो जाएंगे। और ये भी याद रखना है कि 4 हैं, और 4 हैं तो फिर इसको और आप कल्पना कर सकते हैं कि औरत ने उल्लू को गोले में बंद कर दिया। औरत ने उल्लू को गोले में बंद कर दिया। तो ओ आओ से हो गई औरत, और उल्लू से क्या हो गया? ऊ हो गया। और किस में बंद कर दिया? एक गोले में बंद कर दिया। बस याद हो गए। जब वृत्ताकार याद हो गए तो अब वृत्ताकार अपने आप हो जाएंगे। औरत ने उल्लू को किस में बंद कर दिया? गोले में बंद कर दिया। अगला देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। अब उच्चारण स्थान के आधार पर अब देखें, आप कल्पना करें ये मानव है, मानव का ये मुख है। ठीक है, मुख है। तो उच्चारण स्थान सबसे पहले अगर अंदर से बाहर की तरफ चलें, अंदर से बाहर की तरफ अगर हम चलेंगे तो सबसे पहले क्या पड़ेगा? सबसे पहले पड़ेगा आपका कंठ। सबसे पहले क्या पड़ेगा? कंठ पड़ेगा। यहाँ क्या पड़ेगा? कंठ। सबसे पहले कंठ पड़ेगा। कंठ से थोड़ा ही बाहर निकलेंगे तालु, यानी तलुआ। दूसरे नंबर पे क्या पड़ता है? तालु पड़ता है। तालु के बाद दांत। दांत जो हैं वो किस में फंसे रहते हैं? मसूड़े में, तो वो मसूड़े हो गए। मसूड़े के बाद ओष्ठ।
बाहर निकल आए, ओष्ठ। तो इतना आपको याद रखना है। देखो कंठ, कंठ आ शुरुआत से चल रहे, फिर तालु ई, मूर्धा ऋषि, ओष्ठ उ। अब देखो, अब आ और ई मिलके क्या बना था, ए बना था। अब आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। तो ए और आई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालु हो जाएगा। सिंपल सी बात है, याद हो जाना चाहिए। आ प्लस उ से मिलके क्या बना था, ओ बना था। आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। उ का उच्चारण स्थान क्या है, उ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। और तो कंठ और ओष्ठ से मिलके बना तो ओ आओ क्या हो गया, कंठोष्ठ हो गया। तो क्लियर हो गया होगा आपको। ये आ और ई से मिलकर बना तो कंठ तालु, आ और उ से मिलकर बना तो कंठोष्ठ। देखो कंठ तालु से क्या बन गया, ए, और कंठ और ओष्ठ से मिलकर क्या बन गया, ओ बन गया। तो ये आपको याद हो गए होंगे उच्चारण स्थान। चले नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलें। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न का मतलब क्या होता है, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो प्रयत्न कर रहे हैं यानी कौन सा तरीका अपना रहे हैं। तो प्रयत्न के आधार पर जो है आभ्यंतर प्रयत्न जो है 4 हैं, और बाह्य प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, घोषत और प्राणत। अब देखो ये आभ्यंतर प्रयत्न हम समृद्ध विवृत में पहले भी याद कर चुके थे। कैसे याद कर चुके, विवृत में अकेला आ, अर्ध विवृत और अर्ध समृद्ध में क्या, 2 छोटे भाई और 2 बड़े भाई। आ विवृत में है तो छोटा आ भी अर्ध विवृत, इसको हमने वैसे याद कर लिया था। अब बात कर लेते हैं इनको बाह्य प्रयत्न की बात कर लेते हैं। तो बाह्य प्रयत्न 2 प्रकार के हैं, ये घोषत्व और ये प्राणत। घोष में घोष और अघोष, और प्राणत में अल्प प्राण और महाप्राण। घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण। यहाँ आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि जो सभी स्वर हैं वो घोष और अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, यानी घोष और अल्प प्राण, बस ये याद रखना है आपको। यही जो हैं आपके अल्प प्राण और घोष होते हैं, क्या हो, सभी स्वर होते हैं। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने वाली बात नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट है हवा का नाक और मुख से निकलने के आधार पर। यानी हवा जो है नाक और मुख दोनों से निकले तो ऐसे वर्ण के आधार पर 2 प्रकार से बांटा जा सकता है, निरानुनासिक और अनुनासिक। निरानुनासिक अनुनासिक। जब हवा केवल मुख से निकले तो वो क्या हो जाएंगे, निरन अनुनासिक। यानी क्या हो रहा, निधन अनुनासिक, यानी नाक से ना निकले। तो नाक से ना निकले तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें सभी स्वर क्या शामिल हो जाएंगे, सभी स्वर हो जाएंगे। और नाक से भी निकले तो चंद बिंदी वाले जो शब्द होते हैं वो क्या हो जाएंगे, स्वर होते हैं, वो सब आपके अनुनासिक स्वर हो जाएंगे। ठीक है, तो याद हो गए होंगे। चले, तो देखा आपने स्वरों को सारे एक साथ ले लिए। आपको उम्मीद है सारी चीज़ें आपको याद भी हो गई होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नेक्स्ट जो वीडियो है और बहुत ही फ़नी वे में आपको पढ़ने का आनंद आएगा। ये मान के चलिए जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही थी वो आप सीधा एक ही वीडियो में याद कर सकते हैं। सिर्फ देखने मात्र की देर है, आप देखेंगे तो याद हो जाएंगे आपको। धन्यवाद।